हेलो दोस्तों, मैं हमीद काटात मेरे यूट्यूब चैनल काटात हिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक खास निवेदन कि आप इस चैनल पर नए नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, इससे कि मेरी अगली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। दोस्तों, मैं किन किन सोशल मीडिया साइट्स को पर अपने अकाउंट्स बना रखे हैं उन सब के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को फॉलो कर पर क्लिक करके आप मुझे मेरे सोशल मीडिया साइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने इससे पहले जो वीडियो चढ़ाया था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि बोर्ड क्लासेस 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं उनको अपनी कॉपी में किस तरह से लिखना है ताकि वो अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। अपना सुलेख, अपना लेखन लिखने की जो विधि है वो किस तरह से लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं, उसका मैंने एक वीडियो पहले आपको प्रोवाइड करा दिया है। उसमें मैंने अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर देने का पूरा एक तरीका बताया था। आज इस वीडियो में मैं निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखने का तरीका बताने वाला हूं, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों, जैसा कि निबंधात्मक प्रश्न आ गया कि प्रश्न संख्या में मान के चलता हूं कि प्रश्न संख्या 25 हो सकती है। ठीक है, प्रश्न संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन और प्रश्न ये आ सकता है कि 1857 की क्रांति के कारण एवं परिणामों का सविस्तार वर्णन कीजिए। सविस्तार वर्णन कीजिए। मान लेते हैं ये प्रश्न 15 नंबर का आएगा। ठीक है, अब आपको इस निबंधात्मक प्रश्न का उत्तर किस तरह से देना है, अब उसको देखिए। आपको लिखना क्या है, सबसे पहले इस प्रश्न की आपको शुरुआत कैसे करनी है, उत्तर लिखने की शुरुआत आप कैसे करोगे। इसमें सबसे पहले आपको क्या लिखना है, उत्तर संख्या। आपको मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि आपको प्रश्न वापस दोबारा से नहीं लिखना, सीधा डायरेक्ट उत्तर लिख के उस प्रश्न का केवल नंबर लिखाना है कि प्रश्न नंबर कौन सा है। ठीक है, 1857 की क्रांति के कारण एवं परिणामों का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आपको पॉइंट क्या लिखना है। देखिए दोस्तों, जो निबंध के जो पॉइंट होते हैं ना, निबंध का जो टॉपिक होता है उसमें सबसे पहले आप क्या लिखते हो, आप सबसे पहले उसकी प्रस्तावना लिखते हो। तो इसमें भी ऐसा ही करना है, 1857 क्रांति की पहले प्रस्तावना लिखनी है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्रस्तावना। सॉरी, एक मिनट। सबसे पहला पॉइंट प्रस्तावना तो है ही, लेकिन उससे पहले आपको टाइटल क्या डालना है। टाइटल डालना है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति, ये आपको टाइटल डालना है। फिर आपको नंबर 1 पॉइंट डालना है प्रस्तावना का, कि सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखनी है। मैं केवल पॉइंट बता रहा हूं और यह बता दूंगा कि आपको इन पॉइंटों में लिखना क्या है। सबसे पहले प्रस्तावना। अब आप सुने कि प्रस्तावना में आप क्या लिखोगे। प्रस्तावना में आपको लिखना है 1857 की क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो किस तरह से हुई थी, उसके पहले के मतलब क्या क्या स्थिति रही होगी, और आप इस सवाल के उत्तर में क्या लिखने वाले हो उसका केवल एक छोटा सा डेमो आप टीचर को बताने वाले हो कि 1857 की क्रांति से पहले मतलब अंग्रेज हमारे भारत में प्रवेश करते हैं, कौन कौन से यूरोपीय देश हमारे भारत देश में आए थे, कि भाई ये आए थे, और उन्होंने हमारे देश में ऐसा क्या किया था कि भाई हमें क्रांति को करने के लिए मजबूर होना पड़ गया। उसकी केवल मुश्किल से कोई 2 लाइन 3 लाइन या हद से 4 लाइन इसमें से आपको प्रस्तावना की लिखनी है। सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखनी है। ठीक है, ताकि टीचर को पता चले कि भाई कि बच्चा मुझे इस पॉइंट के तहत मुझे इस सवाल के बारे में क्या बताना चाह रहा है। तो सबसे पहले प्रस्तावना के बाद में दूसरा जो पॉइंट है वो है यूरोपीय देशों का भारत में प्रवेश। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है यूरोपीय देशों का भारत में प्रवेश। अब कौन कौन से यूरोपीय देश भारत में आए, सबसे पहले उनका क्रमबद्ध रूप से आपको
थोड़ा सा विवरण देना है, इसमें ज्यादा कोई बतागड़ा नहीं लिखना है, ठीक है ना। सबसे पहले कौन सा देश आया था? सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा आया था हमारे भारत में 1498 में कालीकट बंदरगाह पर उतरा था, ठीक है। अब वो उसमें पूरा डिटेल नहीं देना है आपको कि भाई कि वास्को डी गामा मतलब जो है कालीकट बंदरगाह पर आया था, उसका जमोरी ने स्वागत किया था और मतलब जो है भारत की धन समृद्धि की ओर ये बहुत ही ज्यादा आकर्षित हुआ था, और फिर ये अपने देश गया था पुर्तगाल, फिर भारत की समृद्धि के बारे में बताया, फिर वापस 1502 में आया था। इतना कुछ नहीं देना, छोटा सा इसका विवरण देना है कि सबसे पहले कौन सा आया था? पुर्तगाली सबसे पहला है, पुर्तगाल सबसे पहला आया था, पुर्तगाल 1498 में वास्को डी गामा। सेकंड नंबर पे कौन आए थे? डच, जिसको आज में हॉलैंड कहते हैं। फिर आए थे अंग्रेज, अंग्रेज यानी ब्रिटेन। थर्ड नंबर पे ब्रिटेन आया था। फोर्थ नंबर पे कौन सा आया था? फ्रांस। फ्रांसीसी हमारे देश में सबसे बाद में आए थे, फ्रांस। तो इनका थोड़ा थोड़ा विवरण देना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है इसके अंदर। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, कौन पुर्तगालियों ने आकर यहाँ क्या करा उसके बारे में लेना है, थोड़ा सा विवरण देना है, 2-4 लाइन लिखनी है। फिर डच के बारे में लिखनी है, फिर अंग्रेजों के बारे में लिखनी है, फिर फ्रांस के बारे में लिखनी है। बस थोड़ा सा विवरण देना है ताकि टीचर को ये पता चले कि बच्चे को इसके बारे में ध्यान है कि भाई जो क्रांति हुई थी वो उसमें मतलब जो है यूरोपीय देश कौन कौन सा आए थे, किन किन देशों ने मतलब किस देश के खिलाफ हमारे भारत देश ने क्रांति करी थी। मुख्य रूप से तो ये क्रांति ब्रिटेन के साथ ही थी, अंग्रेजों के साथ। ये पुर्तगाली, डच और ये फ्रांसीसी तो इस क्रांति में शामिल थे नहीं, ठीक है। तो आपको ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इसका विवरण देना है। अब जो अगला जो पॉइंट आता है 1857 की क्रांति का, आप एक निबंध लिखोगे पूरा का पूरा, तो इसमें आपको पॉइंट क्या क्या पॉइंट लिखने हैं और इनमें विवरण क्या देना, बस वो बता रहा हूं। बाकी तो आप पढ़ के जाएंगे ही, तो इन पॉइंटों के हिसाब से आप क्या लिखोगे वो आप खुद को पता है। यूरोपीय देशों को भारत में प्रवेश। फिर आपको तीसरा पॉइंट लिखना है क्रांति के पूर्व की स्थिति, कि क्रांति जब स्टार्ट हुई थी उससे पहले की क्या स्थिति थी। पहले की स्थिति में आपको क्या लिखना है, जो गवर्नर जनरल जो थे 1857 की क्रांति के पहले के, तो उन्होंने हमारे भारत देश में ऐसा क्या किया था कि हमें क्रांति के लिए तैयार होना पड़ा। पूर्व की क्या स्थिति बनी थी, तो इसमें जो सबसे पहले अंग्रेजों की जो सहायक संधियां है, सहायक संधियों का आप थोड़ा सा विवरण देंगे कि सहायक संधियों में अंग्रेजों ने क्या करा था, भारतीयों को किस तरह से अपना गुलाम बनाया था। सहायक संधि का आप विवरण दे सकते हैं। सहायक संधियों के बाद में मतलब जो है बंगाल हमारा जो बहुत ही ज्यादा समृद्ध प्रदेश था, वो समृद्ध प्रदेश को अंग्रेजों ने किस तरह से गुलाम बनाया था। आप उसमें थोड़ा सा मतलब जो है प्लासी और बक्सर के युद्ध का भी आप विवरण इसमें दे सकते हो। प्लासी और बक्सर के युद्ध का विवरण के बाद में जिस तरह से कि मुगल बादशाह बहादुर शाह का भी थोड़ा विवरण दे सकते हो कि बहादुर शाह के प्रति इन्होंने अंग्रेजों ने क्या किस तरह से व्यवहार किया, क्या करा क्या नहीं करा। इसका थोड़ा सा विवरण देना है कि क्रांति के पूर्व की स्थिति क्या बनी थी, ठीक है। सहायक संध्या हो जाएगी और प्लासी बक्सर को युद्ध का थोड़ा सा विवरण हो जाएगा। उसके अलावा मुगल बादशाह का बताना है कि भाई कि एलन ब्रो ने मुगल बादशाह के साथ क्या व्यवहार किया था जिससे कि हमें क्रांति के लिए उद्विग्न होना पड़ा। और अगला कारण है क्रांति के पूर्व की स्थिति। क्रांति के पूर्व की स्थिति में आप ये लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखना है क्रांति के कारण। मैं सिर्फ आपको पॉइंट बता रहा हूं, इन पॉइंटों के बारे में आपको क्या लिखना है वो भी बता रहा हूं। डिटेल में लिखना चाहो तो आपकी मर्जी, लेकिन ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में आप खास तौर पे समय का ध्यान रखें। ऐसा नहीं होगा भाई कि समय तो निकलता हो जा रहा हो और आपको ये पॉइंट बता दिए, आप मतलब जो है इनमें अपनी मर्जी से लिखे ही जा रहे हो। इसमें ज्यादा मतलब क्या है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको कम से कम निम्नदात्मक प्रश्नों में 3 प्रश्न आपको कम से कम हल करने होते हैं। ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकते हैं, लेकिन कम से कम तो 3 आपको हल करने होते हैं। फिर आते हैं क्रांति के कारण। क्रांति के कारण, क्रांति के कारणों में सबसे पहले आपको तत्कालिक कारण लिखना है कि गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करना। जैसे कि भारतीय सैनिक मतलब जो है इस कार्रवाई से उद्विग्न हो उठे थे और मतलब जो है गाय और सुअर की चर्बी लिखे कारतूसों का जो प्रयोग किया था वो कौन सी राइफल में किया था, हैं एनफील्ड राइफल के स्थान पर ब्राउन बेंस के स्थान पर एल्फिन राइफल का उन्होंने प्रयोग किया था। ब्राउन बेंस ब्राउन बेंस की जगह कौन सी पिस्टल लेकर आए थे ये लाए थे एनफील्ड।
एनफील्ड। ब्राउन बेंस के स्थान पर एनफील्ड राइफल लाए थे और इसके कारतूस जो होते थे उनको चिकना बनाने के लिए गाय और सुअर की चर्बी का ये प्रयोग करते थे, जिससे कि मतलब भारतीय सैनिकों में असंतोष फैलता गया और जिसकी वजह से मतलब क्रांति का तात्कालिक कारण क्या बना, गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करना। इसके अलावा और भी कारण थे, सामाजिक कारण, फिर है धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण के बाद में आर्थिक कारण तो बहुत है, लेकिन अब आपको मतलब क्या कि ज्यादा नहीं तो इन 4 कारणों का आपको विवरण देना पड़ेगा। छोटा छोटा विवरण दे, ज्यादा लंबा चौड़ा विवरण न दे, समय का ध्यान रखते हुए ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते चले, ठीक है। सबसे और कारण हो गए। कारण के बाद में आता है क्रांति का स्वरूप। क्रांति का स्वरूप, अब क्रांति का स्वरूप कई विद्वानों ने इस क्रांति का स्वरूप अपने अपने तरीके से अलग अलग पेश किया है। कई विद्वान तो कहते हैं कि ये मतलब जो है क्रांति सैनिक विद्रोह था, कई तो कहते हैं कि सैनिक विद्रोह था, कई सैनिक विद्रोह का कहते हैं, ठीक है। सैनिक विद्रोह के बाद में कोई कहते हैं कि ये तो नहीं, मुस्लिम प्रतिक्रिया थी कि बहादुर शाह जफर के प्रति अंग्रेजों ने जो गलत व्यवहार किया था उससे मुस्लिम मतलब जो उद्विग्न हो उठे थे और उन्होंने मुसलमानों जो क्रांति करती, मुस्लिम प्रतिक्रिया कहते हैं, कई मुस्लिम प्रतिक्रिया कहते हैं। और हमारे जो भारतीय लेखक है वो कहते हैं कि नहीं, ये ना तो सैनिक विद्रोह था ना मुस्लिम प्रतिक्रिया थी, ये क्या था, प्रथम स्वाधीनता संग्राम था, प्रथम स्वाधीनता संग्राम। 1857 क्रांति को प्रथम स्वाधीनता संग्राम बताने वाले एक तो वीडी सावरकर है और एक अशोक मेहता है। इन्होंने क्या 1857 क्रांति को क्या बताया, प्रथम स्वाधीनता संग्राम बताया कि ये ना तो सैनिक विद्रोह है ना मुस्लिम प्रतिक्रिया, ये तो क्या है, हमने अंग्रेजों से आजाद होने के लिए सबसे पहले जो स्वतंत्रता संग्राम जो छेड़ा था वो 1857 में छेड़ा था और सबसे ज्यादा जो मत है वो इसी के आते हैं, प्रथम स्वाधीनता संग्राम का ही आता है कि भाई 1857 की क्रांति जो थी वो प्रथम स्वाधीनता संग्राम थी, ये मुस्लिम प्रतिक्रिया नहीं थी, ये कोई सैनिक विद्रोह नहीं था। तो अब आपको क्रांति के स्वरूप में क्या लिखना है, ये इन स्वरूपों के बारे में थोड़ा थोड़ा विवरण देना है कि भाई कि सैनिक विद्रोह किसने कहा था, मुस्लिम प्रतिक्रिया किसने कहा थी, और मतलब जो है आम जनता का विद्रोह किसने कहा था, किसान विद्रोह किसने कहा था, किसने इसको किसान विद्रोह भी कहा है, ठीक है। और कारणों में दोस्तों एक लॉर्ड डलहौजी की मतलब जो गोद निषेध नीति है इसका भी विवरण आपको देना पड़ेगा। और मतलब कर्नल स्लीमैन और आउटरम ने जो अवध के साथ जो धोखाधड़ी करी थी, कुशासन का जो आरोप लगाया था, वो सारे के सारे मतलब जो है पॉइंट किस में आएंगे, 1857 की क्रांति के कारणों में आएंगे, ठीक है। और फिर क्रांति का स्वरूप, क्रांति के स्वरूप के बाद में क्रांति के परिणाम आपको लिखने हैं। क्रांति के परिणाम, क्रांति के परिणामों में आपको क्या लिखना है, क्रांति के परिणाम क्या हुए थे कि भाई के देशी राजाओं ने मतलब जो है क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था और भारत को मतलब जो है गुलाम होता चला गया। अंग्रेज जो मतलब भारत का ज्यादा से ज्यादा आर्थिक शोषण करके भारत के धन को मतलब जो है इंग्लैंड पहुंचाने लगे। और मतलब परिणामों में क्या हुआ था कि भाई कि जो गवर्नर जनरल का पद है, इस गवर्नर जनरल के पद के अलावा भी एक वाइसराय का पद और सर्जित किया गया था। ये सारे के सारे जो पॉइंट है ये सब 1857 की क्रांति के परिणामों में आते हैं, ठीक है। अब जब आप इतना सारा सब कुछ लिखोगे तो इतना सब जो आपने लिखा है इस सब का क्या अर्थ निकलता है, इस सब का क्या सारांश क्या निकलता है। अब देखिए निबंध जब आप लिखते हो तो जब निबंध आप खत्म करने जा रहे होते हो ना बच्चों, तब निबंध के लास्ट में एक पॉइंट आता है, वो पॉइंट क्या है, उपसंहार। तो आपको 7वां पॉइंट क्या लिखना है, उपसंहार। ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी होता है बच्चों।
उपसंहार का क्या मतलब होता है? उपसंहार का मतलब होता है कि भाई आपने ये जो 1857 की क्रांति के बारे में आपने प्रस्तावना लिखी, यूरोपीय देशों का भारत में आगमन आपने लिखा, क्रांति के पूर्व की स्थिति आपने लिखी है, क्रांति के कारण आपने लिखे हैं, और उसके अलावा क्रांति के स्वरूप, परिणाम, इन सब को जो आपने लिखा है उस सब का सारांश क्या निकलता है, आपका निचोड़ क्या निकलता है, इन सब ये सब सारी की सारी बातें लिखने का, तो वो लिखना है उपसंहार में कि ये इतना सारा जो हमने विवरण दिया है उस विवरण का मतलब ये है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। और इससे पहले जो मैंने बोर्ड की परीक्षा में लिखने का जो तरीका है अति लघुतात्मक क्वेश्चंस का और लघुतात्मक क्वेश्चन का, वो एक वीडियो में आगे पहले मेरे चैनल पर डाल चुका हूं। वो वीडियो जो है मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप मेरे चैनल पर जब विजिट करेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। आप वो वीडियो देखना कि उसमें मैंने अति लघुतात्मक और लघुतात्मक प्रश्नों के उत्तर देने का एक पूरा तरीका बता रखा है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों मैंने ये जो 3-4 वीडियो इन गुज़िश्ता दिनों की जो चढ़ाए हैं, ये वीडियो चढ़ाने का मेरा प्लान पहले से बना हुआ था। हालांकि मैं हिस्ट्री पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन ये जो है बोर्ड परीक्षा में लिखने का तरीका है, सुडोकू भरना है, हिस्ट्री में किस तरह से पढ़नी चाहिए, ये जो मैंने जो वीडियो चढ़ाई है, ये वीडियो मेरे पहले से प्लान की हुई थी कि मुझे ये वीडियो बना के मतलब जो है मुझे यूट्यूब पर चढ़ानी है। अब जो मेरी वीडियो आएगी ना दोस्तों, अब मेरी सारी की सारी जो वीडियो आएगी वो हिस्ट्री से ही रिलेटेड आएगी। सबसे पहले मैं वैदिक काल पढ़ाने वाला हूँ। वैदिक काल को मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि वैदिक काल किस प्रकार का है, और नेक्स्ट वीडियो वैदिक काल से ही संबंधित आएगी। वैदिक काल में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, नगर व्यवस्था थी या मतलब जो ग्रामीण व्यवस्था थी, और धार्मिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, राजा किस प्रकार से अपना शासन चलाता था, कौन कौन से अधिकारी होते थे, वो वैदिक काल जो मैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आगे लाने वाला हूँ। दोस्तों चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बेल आइकन को दबाना, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।